तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अभिषेक गौतम जी की तरह से, है ना, बढ़िया एकदम तैयार, एकदम खेल के लिए तैयार। आज ये फ्लोर टेस्ट है। जब भी हम ऐसे रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं और रिकॉल क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमको एक नई दिशा मिलती है, एक नया जो उत्साह मिलता है कि ये जो रिकॉल क्वेश्चन अभी पिछले संडे को प्रमोशन एग्जाम में आए हैं, आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए एक तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि हूबहू यही सवाल आ जाते हैं, और नहीं तो आप अपने बैंक के उस टॉपिक को तैयार करने में आपको एक नई दिशा मिलती है और आपको एक तरीका मिलता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे कि आप तैयार कर पाते हैं और अपने प्रमोशन एग्जाम को जो है सफलता के करीब पहुंचने में अपनी सार्थकता को साबित कर सकते हैं। तो देखिए, शंकर महाराज आ गए, तो शंकर महाराज बिल्कुल अपना स्थान ग्रहण कर लें, तब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जरा चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक बढ़िया तरीके से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। नमस्कार कर रहे हैं अभिषेक जी और अनिल चौरसिया जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने शानदार सवाल आपके स्क्रीन पर है जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आपको लाभ मिलेंगे। ऑडियो वीडियो ओके है, बहुत बढ़िया। अपना अभिषेक जी रहते हैं ना, तो बड़े ऑडियो वीडियो सब ओके हो जाता है ना, बहुत बढ़िया। नमस्कार मोहम्मद शमीम जी। चलिए, आज बहुत सारे साथी, बहुत सारे साथियों को नमस्कार कर रहे हैं, तो सभी की ओर से नमस्कार। निरंजन जी भी आ गए। तो आज जो है सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम का, जो 25 जून 2022 को पिछले जो आपके अभी शनिवार को हुआ था, 25 जून। और अभी कल जो हम लोगों ने सवाल डिस्कस किए वो थे स्केल 1 टू स्केल 2 के सवाल थे। जो 30 सवाल हमने कल डिस्कस किए थे वो स्केल 1 से स्केल 2 के, और आज जो सवाल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम के। तो इससे क्या होगा, आप आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे और ये सवाल जो है आपके लिए रिकॉल के तौर पर आपको मदद करेंगे, और हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि यही सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आ जाए। तो जिस तरह महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की बात चल रही है, ठीक उसी तरह आपके लिए भी आज फ्लोर टेस्ट है कि ये सवाल जब यहाँ पर आएंगे तो आप उनका किस तरीके से टेस्ट कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जितने भी सवाल चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि कितने कितने सवाल मेरी तरफ हैं, कितने विधायक मेरी तरफ हैं। अभिषेक जी, इस सवालों के आंसर पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि कितने विधायक आपकी तरफ से हैं। तो चलिए, आप सभी की अनुमति से आज के स्क्रीन पर पहला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 ये है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के क्लरिकल टू ऑफिसर एग्जामिनेशन जो हुआ था 25 जून 2001 का। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये देखिए सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYCR? चलिए फटाफट इसको बता दीजिए, फुल फॉर्म ऑफ CKYCR का। आप लोग करते रहिए, बस मैं आप लोगों के साथ बातें करता रहूंगा। तो CKYCR का फुल फॉर्म पूछा गया, और CKYCR का फुल फॉर्म जो है आप लोग टाइप करके बता दीजिए। तो सेंट्रल जो CKYC जिसको बोलते हैं, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, क्या बोलते हैं? सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। तो दरअसल सेंट्रल KYC रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्रों में जो भी लेन देन हो रहे हैं उसके लिए जो खाते ओपन किए जाते हैं उसके लिए एक समान KYC मापदंडों के साथ ग्राहक को जानने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए एक केंद्रीकृत भंडार बनाया गया जिसको बोलते हैं सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है ताकि वित्तीय क्षेत्रों में जो भी लेन देन किए जाएंगे ऐसे ग्राहकों को जानिए वाली जो मापदंड है उसको बार बार उस मापदंड से न गुजरना पड़े। इसीलिए एक केंद्रीकृत भंडारण बनाया गया है जिसमें सभी वित्तीय संस्थानों के लिए, अगर किसी एक वित्तीय संस्थान में जाके एक ग्राहक जो है अपने सभी KYC मापदंडों को जमा कर देता है, उनके ड्यू डिलिजेंस हो जाता है,
तो उनको एक CKYC नंबर मिल जाता है, और ये CKYC नंबर मिलने के बाद ये केंद्रीकृत भंडारण में सुरक्षित हो जाता है, और जिससे कि वो उसका उपयोग जो है कहीं दूसरी जगह भी कर सकते हैं वित्तीय लेन देन करने के लिए। और हमारे अभिषेक जी बता देंगे कि ये कितने डिजिट के होते हैं, CKYCR नंबर जो है कितने डिजिट के होंगे अभिषेक जी। तो CKYC नंबर जो होते हैं हमारे अभिषेक जी बता रहे हैं, है ना, ये कितना नंबर के होंगे CKYCR, ये टाइप करके बता दीजिए CKYCR का नंबर कितना होगा। जो CKYCR होंगे इसके जो नंबर होंगे ये 14 डिजिट के होंगे। कितने डिजिट के होंगे, ये 14 डिजिट के होते हैं। तो CKYCR का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। इसका मतलब समझ गए, एक केंद्रीकृत भंडार केंद्र है जिसमें वित्तीय लेन देन करने के लिए जो ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर को जो रहता है, उसके लिए जो मापदंड रहते हैं, जो एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं, तो उनको ड्यूली वेरीफाई करने के बाद वो केंद्रीय भंडारण केंद्र में सुरक्षित हो जाते हैं, जो काम आप कर रहे होंगे। और एक बार सुरक्षित हो जाने के बाद ये किसी दूसरे खाते के परिचालन में उसका उपयोग कर सकते हैं। है ना बढ़िया बात। शंकर जी एक थम्स अप कर दीजिए बढ़िया सा। अरे वाह, स्मार्ट लग रहे हैं आज तो हमारे शंकर जी। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। देखिए, वाह, ये हुई ना बात। व्हाट इज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। ये देखिए, अपने बैंक को जाने, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया कि आपके बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 31 मार्च 2022 को कितना है। तो बेसल नाम्स के आधार पर जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, दरअसल बैंक में जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में रिस्क होता है ना शंकर जी, रिस्क होता है ना, बिल्कुल रिस्क होता है। शंकर जी बोल रहे हैं सर अभी पढ़ रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं, एकदम सब समझ में आ रहा है ना, कोई रिस्क नहीं। क्योंकि रिस्क है तो उसके लिए हम पूंजी रखेंगे, तो ये पूंजी तो आप बता ही दे रहे हो, है ना। तो जब भी हम व्यापार करते हैं तो उसमें रिस्क होता है। तो रिस्क कहाँ होता है, जो पैसा आप किसी दूसरे, जो एसेट, बैंक का दो हिस्सा होता है, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। तो एसेट, जो एसेट दूसरे के पास है उसमें रिस्क होता है। तो बैंक के एसेट्स में रिस्क है। जैसे शंकर जी आपके कैश इन हैंड है आपके बैंक में, उस पर क्या रिस्क है, उस पर 0 रिस्क है। लेकिन दूसरे बैंक के पास आप कैश रखे हैं तो उसमें 20% का रिस्क है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है, 0% का रिस्क है। आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, 0% का रिस्क है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे लोन दिया है, 0% रिस्क है। आपने स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पे रिस्क लोन दिया है तो 20% का रिस्क है। आपने पर्सनल लोन दिया हुआ है तो 100% का रिस्क है। तो इस तरह का रिस्क है। आपने रिटेल लोन दिया है तो 84% का रिस्क है, मतलब 100% दिया है तो 84% रिस्क वेट है, उसका वजन रिस्क इतना है। तो हम इस हाईली रिस्क वाला जो व्यापार है उसमें ये रिस्क कैलकुलेशन करते हैं, और रिस्क कैलकुलेशन करने के बाद ये जो जो आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की गणना करते हैं। ये क्या होता है, जो आपके पास पूंजी है, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेट, जो रिस्क एसेट्स है, रिस्क वेटेड एसेट है, उसको डिवाइड करते हैं। तो जो हिस्सा निकलता है उसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, मतलब टोटल पूंजी डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क। अब बेसल क्या बोलता है, ये जो CRAR है 11.50% होना चाहिए 1 जनवरी 2023 को। अब यहाँ पर चूंकि ये 31 मार्च 2022 का पूछा गया है, तो 31 मार्च 2022 का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो 11.01% है आपके बैंक का, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का। हमारे अभिषेक जी ने 10.39 ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक का लिखा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर 100 रुपए का बिजनेस करना है पर्सनल लोन के तौर पे तो 100 रुपए का रिस्क है ना शंकर जी, सही बोल रहे हैं। 100 रुपए अगर पर्सनल लोन में देना है तो हमारा रिस्क कितना है, 100 रुपए का, तो हमारे पास 11 रुपए पूंजी होनी चाहिए। यहाँ 11 रुपए पूंजी है, वैसे होनी कितनी चाहिए, 11.5 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि बेसल के हिसाब से 11.50 है, जो 1 जनवरी 2023 से होना है। तो यहाँ पर एक्चुअल पूछा गया 31 मार्च 2022 का, तो यूजीबी का 11.01% है।
चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूजीबी एज ऑन 31 मार्च 2022। तो देखिए बिजनेस फिगर से जुड़े हुए काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पूछा गया कि आपके बैंक की पूंजी कितनी है, कैपिटल कितना है। तो कैपिटल, जब हम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के बिजनेस फिगर की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग देख रहे थे कि 110 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल पूछा गया आपकी पूंजी, तो वो पूंजी है रुपीज 153 करोड़। 153 करोड़ जो है आपका कैपिटल है 31 मार्च 2022 की। और ये भी आप बिजनेस फिगर से याद कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल, पॉपुलर सीरीज का सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो ये हुई ना बात, पुराना दिन ही आ गया। ये सवाल काफी आया पिछले साल, इस बार भी आया है, तो इस बार भी आएगा, है ना। आया था, आया है, आएगा, ये कैसा है, सही रहेगा। ये सवाल आया था, आया है, तो आगे भी आएगा। चलिए, तो हमारे अभिषेक जी बोल रहे हैं वाह सर, ये आ गया तो फिर मजा भी आएगा। हम तो सवाल देख के सीधे वाह। तो इसमें जैसे हमारे साथी जो लिख रहे हैं 3 इयर्स, तो थोड़ा सा सवाल का आंसर जरा देख लीजिएगा। डिमांड प्रोमिसरी नोट में जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट होगा। 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। और लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर आप उस जिस अवधि के बीच उसको जो है आप दावा दायर कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं अपने ड्यूज को वसूलने के लिए। सो द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट इज 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना, पॉपुलर सीरीज का सवाल है। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड फॉर सेविंग चेक। सेविंग चेक के लिए ट्रांजेक्शन कोड कितना है। सेविंग चेक के लिए ट्रांजेक्शन कोड तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ सेविंग चेक। और यहाँ पर हमारे शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, सर सामने तो दिख रहा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना। तो कितना है सेविंग चेक के लिए, 10 है। और ये जो हमारे साथी लिख रहे हैं 31 भी है, वो एट पार चेक के लिए, मल्टीप्लिसिटी चेक के लिए भी 31 है। सो द ट्रांजेक्शन कोड ऑफ सेविंग चेक इज 10। और अगर 31 भी होगा तो भी सही है, क्योंकि वो भी मल्टीप्लिसिटी चेक के लिए सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, हु कैन क्रॉस द चेक। ये सवाल है ना, पॉपुलर सीरीज के सवाल में से पूछा गया कि कौन जो है चेक को क्रॉस कर सकता है ना। तो हमारे शंकर जी बोल रहे हैं भारत का हर एक नागरिक, कोई भी कर सकता है ना। 130 करोड़ आबादी, जिसके हाथ में आया वो कर सकता है। ये हुई ना बात, है ना, ये सही है। तो भाइयों बहनों, है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ, कोई भी कर सकता है ना। आप भी कर सकते हो, निरंजन जी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लो, जिसके हाथ में आया वो कर दीजिए, है ना। भारत प्रगति कर रहा है। चलिए, तो हु कैन क्रॉस द चेक, ये जो चेक है क्रॉस कोई भी कर सकता है। एनीवन, कोई भी कर सकता है, जिसके हाथ में आया कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो ये हुई सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए सवाल पॉपुलर सीरीज का सवाल है, ये आपको टॉप 20 सवालों में से मिला भी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो अभी हमारे शंकर जी बोल रहे हैं सर अब चेक वेक भी कमाने लगे हैं, सब लोग गूगल कर लेते हैं, गूगल यूपीआई, अब पता नहीं क्या क्या चेक आते कम है ना, कम आते हैं। और जो चेक लाते थे हमने उनको बिठा बिठा के नेट बैंकिंग दे दिया, तो कहाँ चेक आने सर अब तो घर से चेक आते होंगे, वो कहीं देते होंगे, बट चेक नहीं आते हैं। तो फिर भी ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो आपको यहाँ सैंपल दिखे होंगे इस कुछ जनरल क्रॉसिंग के, कि अगर दो पैरेलल लाइन किसी चेक के फेस के ऊपर लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है जनरल क्रॉसिंग। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि उस चेक का भुगतान नगद नारायण नहीं किया जा सकता,
उस चेक को खाते में ही क्रेडिट किया जा सकता है, अकाउंट पे ही चेक किया जा सकता है, उसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। उसका मतलब ये है कि शंकर जी को कोई चेक मिल गया ऐसे जनरल क्रॉसिंग का, तो ऐसा नहीं कि वो अभिषेक जी को दे दें या किसी को दे दें, वो नॉट नेगोशिएबल होगा। सो इफ द टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन इन द फेस ऑफ चेक देन इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि उसको जो है अकाउंट में जाएगा, उसका नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। पॉपुलर सीरीज का जो सवाल था ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। व्हेन बैंक गिव्स एडवांस पेमेंट अगेंस्ट अनक्लियर्ड चेक देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बैंक। अगर मान लीजिए किसी ग्राहक ने चेक जमा किया और उस चेक का भुगतान होने से पहले आपने पेमेंट दे दिया, जिसको तत्काल क्रेडिट बोलते हैं ना, तत्काल क्रेडिट दिए, चेक लिए, है ना। हमारे तो विशेष ग्राहक सेवा में बैठे हैं शंकर जी, अरे आइए ना महाराज, दीजिए चेक दीजिए, हम बाद में कलेक्ट करेंगे ना, पहले लीजिए पैसा, ये लीजिए 15,000 तक। तो पहले क्रेडिट दे दिए। तो ऐसे कंडीशन में बैंक का स्टेटस क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में बैंक का स्टेटस होगा होल्डर फॉर द वैल्यू। क्या होगा? होल्डर फॉर द वैल्यू। ये जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाएंगे ना तो डिटेल में इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे। होल्डर फॉर द वैल्यू क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। अभी इसी हफ्ते हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, हो सकता है इसके बाद जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाएंगे, सरल सरल करके 2-3 पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है शंकर जी? देखो उन्होंने इशारा कर दिया, मतलब बिल्कुल ठीक है, बोलिए। सो यहाँ पर अगर आपने चेक क्लियर होने से पहले एडवांस पेमेंट कर दिया तो द स्टेटस ऑफ बैंक विल बी होल्डर फॉर द वैल्यू। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी है? वाह, ये तो उसका उत्तर चाहिए भाई, है ना। उत्तराखंड जो है उसका एक स्कीम है, मुख्यमंत्री सौर सौर स्वरोजगार योजना, है ना, सौर स्वरोजगार योजना। तो इसका लिमिट पूछा गया है उत्तराखंड का। तो ये जरा फटाफट आप लोग टाइप करके बता दीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग इसको जो स्कीम है इनको मुख्यमंत्री जी को आप ना आमंत्रित करके इनको वितरित कर रहे होंगे। उत्तराखंड में वहाँ की सरकार ने सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए स्वरोजगार योजना हेतु ऋण की जो विशेष योजना चलाई है उसको बोलते हैं उत्तराखंड सौर ऊर्जा मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना उत्तराखंड के लिए। और इसके लिए जो है अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना के तहत सीमांत जिलों के लिए 30% तक योगदान दिया जाता है और 15 साल की अवधि के लिए ये लोन दिया जाता है। और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो कितनी है? 10 लाख है। अधिकतम सीमा है 10 लाख। तो अपने अपने जो राज्य है वहाँ के कोई विशेष योजना है तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। और ये योजना जो विशेष योजना है ये उत्तराखंड के लिए है। तो मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का जो है एक नई योजना जारी करके समर्पित किया गया, जिसके तहत इस योजना में राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे कृषक हैं, प्रवासी व्यक्ति हैं, अपने निजी भूमि या लीज पर भूमि लेके अगर कोई सोलर पावर प्लांट की स्थापना करना चाहते हैं, ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना जो है लाया गया है। और ये इसमें कितने क्षमता की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं इसके लिए उनको असिस्टेंट दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। तो ये योजना है जिसमें आप अधिकतम जो है इस योजना की लागत जो है 10 लाख रुपए है। अधिकतम कितना है? 10 लाख रुपए, जिसमें 30% तक की सब्सिडी मैक्सिमम दी जा सकती है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर 25% तक, अन्य जिलों में जो है
यहाँ पर 15% तक, और सीमांत जिलों में ये 30% तक सब्सिडी दी जाती है। तो एक महत्वपूर्ण योजना इसको कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी स्कीम्स? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का नोडल एजेंसी कौन है? तो पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी की बात यहाँ पर पूछा गया है। पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन है, ये तो आप लोग जो है बिल्कुल जान रहे होंगे। जरा फटाफट टाइप करके बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको पीएमईजीपी योजना कहते हैं, इसका जो है नोडल एजेंसी कौन है? तो आप लोग सब जानते होंगे, देश के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का जो उद्योग, रोजगार शुरू करने के लिए, जिसका उद्देश्य हो रोजगार पैदा करना, ऐसी योजना जहां पर उत्पादन किया जा रहा हो या सेवा दिया जा रहा हो। और इस योजना की जो सबसे खास बात है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऐसी जगह फंडिंग करना, ऐसे जो उद्योग धंधों को लोन देना जहां पर रोजगार ज्यादा पैदा हो रहा हो। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको 25 लाख तक, जहां पर उत्पादन हो रहा हो 25 लाख तक, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक। इसको पीएमईजीपी का ट्रांच 1, मतलब पीएमईजीपी 1 सेकेंड डोज में फिर ज्यादा है। तो इसका जो नोडल एजेंसी है, इसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। इसका नोडल एजेंसी है केवीआईसी, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। तो इसके माध्यम से ये लोन प्रपोजल जो है संग्रहित किए जाते हैं, स्कैनिंग की जाती है, रेटिंग की जाती है, वहाँ कमेटी बनी रहती है, और उन लोग जो है एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देते हैं। जो आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उनका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ईडीपी ट्रेनिंग होती है। फिर वो उद्यमी तैयार करते हैं, एंटरप्रेन्योर तैयार करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद उनकी रेटिंग के आधार पर वो प्रपोजल को अनुशंसा करते हुए किसी बैंक को भेज देते हैं। फिर बैंक जो है उसके मेरिट के आधार पर और उनके लक्ष्य को देखते हुए उनमें जो है फाइनेंस करते हैं, और इसमें सब्सिडी दी जाती है। चलिए ये हो गया। अब जो पीएमईजीपी का जो नोडल एजेंसी है ये है केवीआईसी। अब बात करते हैं ये सवाल, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल। नो कोलेटरल एंड मार्जिन इज रिक्वायर्ड अप टू लोन अमाउंट इन एनआरएलएम अकॉर्डिंग टू द बैंक। तो नो कोलेटरल एंड मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू द लोन अमाउंट इन एनआरएलएम अकॉर्डिंग टू द बैंक, ये कितना है? एनआरएलएम में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, साथ ही साथ मार्जिन नहीं चाहिए। इसकी लोन लिमिट पूछी गई है। अभी देखिए, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पर सवाल को पढ़ के आंसर देना आपको होगा कि नो कोलेटरल अगर सिर्फ सवाल पूछा जाए तो आंसर होगा 20 लाख, लेकिन यहाँ पर नो मार्जिन भी लिखा है, तो 10 लाख रुपए तक मार्जिन नहीं है। 10 लाख से ऊपर है तो फिर एज पर बैंक डिस्कशन मार्जिन है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 10 लाख होगा। सवाल क्या था कि एनआरएलएम में जो एसएचजी फाइनेंस किए जाएंगे वहां पर नो कोलेटरल और नो मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर लोन अप टू हाउ मच रुपीज अंडर एनआरएलएम स्कीम। तो जब इसमें ये सवाल पूछा गया है तो यहाँ पर 10 लाख होगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर अगर लोन ले रहे हैं तो उनको मार्जिन देना होगा, चाहे वो 5% से लेके 15% तक मार्जिन है प्रोजेक्ट देख के। लेकिन 10 लाख रुपए तक नो कोलेटरल है। अगर सिर्फ नो कोलेटरल पूछता तो 20 लाख रुपए तक नो कोलेटरल है। तो सवाल जैसा पूछा इसलिए उसका आंसर हुआ 10 लाख। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर रिडर्सल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट फॉर द उत्तराखंड ग्रामीण बैंक? अगर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में किसी ग्राहक की शिकायत मिलती है तो कितने दिनों में आपको जो है इसका निपटारा कर दिया जाना चाहिए? इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है ये पूछा गया है। तो इसका टर्न अराउंड टाइम जरा आप लोग बता दीजिए। अभी यही सवाल जो है आपका स्केल 1 to 2 में भी आ गया था ये सवाल कि टर्न अराउंड टाइम जो है कितना होगा। तो जो साथी होंगे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वो जान रहे होंगे। टर्न अराउंड टाइम जो है अलग अलग बैंकों के आधार पर वो अपने बोर्ड पॉलिसी बनाती है। शिकायत निवारण जो पॉलिसी होती है उसके आधार पर अगर किसी कस्टमर का कंप्लेंट मिला
तो वो मैक्सिमम 21 दिन में उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। हमारे शंकर जी T+5 डे में लिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं सही बात है, वो ATM वाला कंप्लेंट होगा तो T+5 डे में होगा। और T+5 डे में नहीं होगा तो फिर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी हो सकता है। सो यहाँ पर शिकायत निवारण जो है, जो उनकी पॉलिसी है उसके आधार पर सवाल पूछा गया, ये 21 डेज का होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है। What is the rate of interest payable by RBI to the depositors claimant on the unclaimed interest bearing deposit, saving deposit and term deposit transferred to DEF fund? ऐसे फंड जिनमें 10 सालों तक लेन देन नहीं होता है, तो ऐसे जो 10 साल तक जो लेन देन नहीं होते हैं, ऐसे डिपॉजिट को क्या कहते हैं? अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। जब खाते में 1-2 साल तक लेन देन नहीं होता तो इनऑपरेटिव अकाउंट कहते हैं। और अगर 7 साल तक मिसिंग है जो आपका कोर्ट से उसका सर्टिफिकेट के बाद, तो उसको मिसिंग पर्सन कहते हैं, उसको प्रिज्यूम टू डेथ मानते हैं। और अगर 10 साल तक किसी खाते में लेन देन नहीं है तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट मानते हैं। और ऐसे अनक्लेम डिपॉजिट को रिजर्व बैंक को फंड को है रेमिट कर दिया जाता है। और ऐसे जो फंड है उनमें जो इंटरेस्ट पेबल रहता है क्लेमेंट को अनक्लेम्ड इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अमाउंट पे, जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के रूप में डेफ फंड कहते हैं, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 3% होता है। कितना होता है? 3% होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द टारगेट फॉर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर रीजनल रूरल बैंक? ये हुई ना बात, अभी सही लग रहा है, एकदम गांव में टाइप का लग रहा है ना शंकर जी? अभी एकदम लग रहा है कि हाँ भाई ये चलें चलें, है ना? खेत जरा अभी देखने जाते होंगे आप लोग, KCC जब बांटते होंगे ना, अभी ये सही सीजन चल रहा है ना? निरंजन जी हैं, निरंजन जी बोलते हैं हम तो सर बस यही KCC जाते हैं, है ना? तो व्हाट इज द टारगेट फॉर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बैंकों के लिए और देश के लिए। एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर प्रियॉरिटी सेक्टर और आपका हाउसिंग लोन। तो ये जो सेक्टर हैं जिनको प्रियॉरिटी सेक्टर के आइटम्स माने जाते हैं, जिन पर जो है आपको टारगेट पूरा करने होते हैं। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आपको इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह करना होता है, फंड रखना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया टारगेट प्रियॉरिटी सेक्टर का, वो भी RRB के लिए। तो RRB के लिए टारगेट होगा 75% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। तो 75% ऑफ ANBC, पहले ये 75% ऑफ टोटल एडवांस था, जिसको अभी 75% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हायर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरेस्ट सब्सिडीज अवेलेबल फॉर एजुकेशन लोन इन स्पेसिफिक स्कीम। तो एजुकेशन लोन को प्रियॉरिटी सेक्टर का लोन माना जाता है और इसमें सरकार जो है इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। इंटरेस्ट सब्सिडी इसलिए देती है कि जो होनहार बच्चे हैं उनको सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दी जाती है, डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम दी जाती है, पढ़ो प्रदेश के तहत सब्सिडी दी जाती है, डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो सब्सिडी दी जाती है वो इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल होती है कितने समय के लिए? तो इसका आंसर होगा, ये होता है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड के लिए सब्सिडी अवेलेबल। सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर एजुकेशन लोन इन स्पेसिफिक स्कीम और इंटायर मोरेटोरियम पीरियड के लिए ये होता है।
तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये सवाल पूछा गया है, नॉमिनेशन इज अवेलेबल इन विच अकाउंट्स। नॉमिनेशन जो होता है वो कौन से अकाउंट में अवेलेबल होता है। नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी कोई जमा करता है बैंक में, खाता ओपन करता है, उसमें कुछ राशि रहता है, तो किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो खातेदार जो है लिख कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे खाते में जो जमा राशि है वो फला व्यक्ति को दे दिया जाए ताकि वो मेरे उत्तराधिकारियों तक पहुंच जाए, मुझे उस पर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। तो बैंक क्या करती है, बैंक को आसानी होती है क्योंकि जीते जी ग्राहक जो है बता के गया है कि ये पैसा जो है फला आदमी को दे दीजिए, तो बैंक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। उसका पैसा उनके द्वारा कहे गए जो ट्रस्टी है, समझ लीजिए जो ट्रस्टी है खातेदार का, उसको दे दिया। अब ट्रस्टी की जवाबदारी होती है कि वो पैसा उनके उत्तराधिकारी तक पहुंचा जाए, क्योंकि जो नॉमिनेशन लिखा गया है, वो जिसका नाम लिखा गया है वो उसका उत्तराधिकारी हो ये जरूरी नहीं है, वो ट्रस्टी है। किसका? लीगल हेयर का, जो उसके लीगल हेयर हैं मरने वाले के, उसका ट्रस्टी है। तो नॉमिनेशन कौन से अकाउंट में अवेलेबल है? नॉमिनेशन इंडिविजुअल अकाउंट्स में अवेलेबल है, डिपॉजिट, सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट एंड लॉकर के इंडिविजुअल अकाउंट्स में है। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए से शंकर जी हैं, है ना, खाते खोलने जाते हैं तो इंडिविजुअल हो गए। मान लीजिए अभिषेक जी और ज्वाइंट अकाउंट खोले अपने वाइफ के साथ, तो ये भी इंडिविजुअल हुआ। लेकिन जैसे इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल कौन हुआ? किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, ये नॉन इंडिविजुअल हो गया। एचयूएफ जो आपका ये आपका ट्रस्ट अकाउंट हो गया, सोसाइटी अकाउंट हो गया, ये नॉन इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो नॉमिनेशन होता है। तो ये हुआ आपका आंसर, नॉमिनेशन इज अवेलेबल इन इंडिविजुअल अकाउंट। अब बात करते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ गारनेसी ऑर्डर रिसीव्ड बाय द बैंक। तो जब भी बैंक को गारनेसी ऑर्डर मिलता है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? तो हमारे शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, सर ये कभी मिला तो है नहीं गारनेसी ऑर्डर, जब मिलेगा तब देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। लेकिन एक बात बताइए, जितने भी एग्जाम देने जाते हैं, अभिषेक जी भी एग्री करेंगे, ये सवाल मिलता जरूर है, ये सवाल मिलता जरूर है, भले ही अपने को ऑर्डर नहीं मिलता है ये गारनेसी ऑर्डर ब्रांच में, लेकिन एग्जाम के दिन ये सवाल मिलता है। तो जब भी हम बैंक में काम करते हैं तो हमारा कस्टमर के साथ संबंध होता है। संबंध कैसा होता है? जैसी सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा। तो हमेशा हमारा संबंध जो है बदलता रहता है, सुबह से शाम तक बदलता रहता है। डीडी बना रहे हैं, अलग संबंध बनेगा, है ना। आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो अलग बनेगा, अगर जमा ले रहे हैं तो अलग जो है आपको संबंध बनेगा। तो यहाँ पर कस्टमर, जब बैंक और कस्टमर यहाँ पर ग्राहक जो है डिपॉजिट के रूप में जुड़ा है, तो यहाँ पर संबंध होता है, बैंक होता है डेटर, कस्टमर होता है क्रेडिटर। बैंक होता है देनदार, कस्टमर होता है लेनदार, क्योंकि कस्टमर का पैसा हमारे पास जमा है। लेकिन जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, गारनेसी ऑर्डर बैंक को, तो ये रिश्ता बदल जाता है, क्योंकि हम तो देनदार हैं ही हैं, लेकिन अब वो जो ग्राहक आपका लेनदार था, अब वो लेनदार नहीं रहा, अब वो किसी का देनदार रहा, किसका? कोर्ट का देनदार रहे। तो इसलिए रिश्ता बदल जाएगा, अब वो रिश्ता हो जाएगा डेटर ऑफ द जजमेंट डेटर। हम डेटर ही रहेंगे लेकिन जजमेंट डेटर, क्योंकि वो जो ग्राहक है जो आपका क्रेडिटर था, अब वो किसी का डेटर हो गया। उसने कहीं बाहर से पैसा लिया है जो न्यायालय पहुंच गया है, और न्यायालय के आदेश के अनुसार वो जजमेंट डेटर हो गया। तो यहाँ पर होगा डेटर ऑफ द जजमेंट डेटर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये हुई ना बात, है ना, शानदार आलीशान, ये वेल कंट्रोल ब्रांच का फोटोग्राफ से पीछे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट फॉर वेल कंट्रोल्ड ब्रांच। आपकी ब्रांच अगर वेल कंट्रोल्ड है तो उसकी ऑडिट फ्रीक्वेंसी कब, ऑडिटर साहब कब आएंगे? तो हमारे शंकर जी बोल रहे हैं, सर मती नहीं आए तो ठीक रहेगा, तो ऑडिटर साहब नहीं आए तो सही रहेगा, लेकिन क्या करें, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट फॉर वेल कंट्रोल ब्रांच। वेल कंट्रोल ब्रांच में जो ऑडिटर आएंगे वो आएंगे 18 मंथ्स में आएंगे। कितने मंथ्स में आएंगे? 18 मंथ्स में आएंगे। तो ये तो बढ़िया रहेगा, एकदम 1.5 साल बाद आएंगे। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट फॉर वेल कंट्रोल ब्रांच, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्रांच
में ज़्यादा निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ब्रांच वेल कंट्रोल्ड है, आपकी ब्रांच वेरी लो रिस्क में है, आपने अच्छे कंप्लायंसेस किए हुए हैं, आपके बिजनेस पर अच्छा कंट्रोल है, आपके ऑपरेशन पर अच्छा कंट्रोल है, इसीलिए आपको मार्क्स अच्छे मिले हैं। और ये जो ऑडिट होता है, हर पैरामीटर में आपको नंबर दिए जाते हैं, टोटल 1000 नंबर होते हैं, और उसमें से अगर आप अच्छे नंबर पाते हैं, 700 से ऊपर नंबर पाते हैं, तो आप वेल कंट्रोल ब्रांच में होते हैं। सॉरी, 850 के ऊपर होता है। आप अलग अलग बैंक की पॉलिसी के हिसाब से उसके मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो इसमें उस आधार पर आपकी ब्रांच को वेल कंट्रोल, मॉडरेट कंट्रोल, है ना, मीडियम कंट्रोल, और ये आपका इस तरह से कैटेगरी डिसाइड किया जा सकता है। और उसके आधार पर वो जो 850 होता है वेल कंट्रोल ब्रांच में, तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जाती है, और फ्रीक्वेंसी होगा 18 मंथ्स। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई योजना लॉन्च करी, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, नवंबर 2021 में, और उसके लिए एक सीआरपीसी बनाया गया। और ये सीआरपीसी कौन से शहर में बनाया गया? वन नेशन वन ओम्बुड्समैन, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। A centralized receipt and processing center has been set up at RBI, in which place, along with a contact center with a toll-free number to assist complainants in filing complaints under new integrated ombudsman scheme 2021. तो रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के लिए एक सीआरपीसी सेटअप किया गया, ए सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, और इसकी स्थापना की गई चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। सीआरपीसी जो है वो चंडीगढ़ में है, और यहाँ पर वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के तर्ज पर जो भी इंडिया भर में जो कंप्लेंट होंगे वो चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ से ऑटो एक्सलेट होते हैं, फिर ये जो है रिजॉल्व होते हैं, उनका टर्न अराउंड टाइम होता है। तो नई स्कीम्स में 15 दिनों के अंदर जवाब देना होता है, और फिर उनको कंप्लीट रेजोल्यूशन के लिए 30 डेज मिलता है। अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिए तो एक्स पार्टी अवार्ड दे सकते हैं आरबीआई के जो ओम्बुड्समैन हैं। और इसमें डेप्यूटी ओम्बुड्समैन नियुक्त किए गए हैं अलग अलग जगह में, और कहीं का कंप्लेंट कहीं भी जा सकता है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल। इफ एनी थर्ड पर्सन प्रॉमिस टू पे द ड्यूज ऑफ बोरोवर अमाउंट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट डिस्कार्ड, मतलब अगर शंकर जी गारंटी ले लें किसी की, अरे गारंटी ही निकल गया अपने मुंह से, है ना, अगर शंकर जी ये वादा कर लें, प्रॉमिस मतलब वादा, ये वादा कर लें कि अगर हम कोई लोन लेते हैं और मैं नहीं पटाऊंगा तो शंकर जी पटाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? है ना, हाँ 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 लेंगे बोलेंगे, हैं, तो इसको बोलते हैं गारंटर बोलेंगे। तो क्या हुआ, शंकर मतलब ये हो गया, अभी हाँ हाँ बोल रहे हैं, मतलब वो हम लोन लेंगे और नहीं पटाएंगे तो उसको शंकर महाराज पटाएंगे, तो इसको बोलते हैं गारंटी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गारंटी। इफ एनी थर्ड person promises to pay the dues of borrower amount in case of any default is called guarantee, और वो पर्सन जो होगा वो गारंटर कहलाएगा। ठीक है, वो गारंटर कहलाएगा। और हमारे शंकर जी बोल रहे ठीक है सर, अभी हम कर देंगे साइन। अब आपने बोल ही दिया, समझा दिया, तो कर देंगे साइन, क्या है। आप पटाओगे तो ठीक, नहीं पटाओगे तो हम पटाएंगे। और अगर गारंटर ने पैसे पे कर दिए, अगर प्रिंसिपल जो बोरोवर है उसने पेमेंट नहीं पे किया और गारंटर ने पेमेंट कर दिया, तो गारंटर के पास अधिकार आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा राइट बोलते हैं, वो टाइप करके बता दीजिए। कि अगर मान लीजिए जो बोरोवर डिफॉल्ट कर गया, तो बोरोवर डिफॉल्ट करने के बाद जो गारंटर है वो उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो गारंटर के पास अधिकार आ जाता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन मतलब वो जो गारंटर है वो उस जिसके लिए गारंटी लिया है उसको सूट फाइल कर सकता है, उससे वसूलनी करने का अधिकार रख सकता है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो ये हुई ना बात, ये 20 सवाल जो हम लोग अभी पिछले संडे को एग्जाम हुआ था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का, उस पर चर्चा किए। तो आज 20 सवाल, अगले सेशन में हम लोग और 30 सवाल हैं हमारे पास, वो 30 सवालों पे चर्चा करेंगे। तो होगा क्या कि आपको एक कंप्लीट सेट मिल जाएगा
कि कैसे सवाल आए थे और आप उसको तैयारी कर पाएंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये देखिए फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए एक धावक जो है क्या करता है, शंकर जी डेली दौड़ता है कि नहीं बताइए। अगर उसको 100 मीटर की रेस में चैंपियन बनना है या जीत हासिल करनी है तो वो क्या करता है, सुबह 4 बजे डेली दौड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आपका सफल होने का संकल्प किसी और संकल्प से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका संकल्प आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप वो काम रोज करिए। अभी क्या चल रहा है, अभी आपको आपका क्या काम है शंकर जी, आपको 3 महीने बाद एग्जाम देना है, सवालों का सामना करना है। तो आपने क्या करना है, रोज सवालों का सामना करना है। रोज सवालों का सामना करना है। सुबह सुबह 30 सवाल, शाम को 30 सवाल, और दोपहर को लंच के समय 10-15 सवाल और खा लो खाने के साथ। ठीक, कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा ना, शानदार रहेगा। क्योंकि हमको जब एग्जाम के दिन सवाल ही का सामना करना है तो सुबह शाम वही करें ना, है ना अनिल श्रीवास्तव साहब, सही बोल रहे हैं ना। जब हमको एग्जाम के दिन सवालों का ही सामना करना है, 100 तो सवाल खड़े रहेंगे उस दिन, 100 मतलब सैनिक से आपको जो है 100 विधायक खड़े रहेंगे एग्जाम के दिन। अब कितने विधायक को आप अपनी तरफ कर पाते हैं, इसके लिए तो कला कौशल सीखना पड़ेगा ना, है ना शंकर महाराज। तो एग्जाम के दिन आपको जैसे क्लरिकल टू ऑफिसर हैं तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 60 विधायक उस दिन मिलेंगे। आपने क्या करना है, फ्लोर टेस्ट करना है कितने विधायकों को अपने अंदर कर सकते हो। ठीक उसी तरह एग्जाम के दिन आप अपने सवालों का सामना करिए और इस तरह से तैयारी करिए, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3 कि वो सवाल जो है आपके हो जाएं। तो संकल्प आपका बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि आपके अभी जो करंट आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सफल होने का संकल्प किसी और संकल्प से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन आशा करता हूं कि आपको एक मदद मिला होगा, एक अच्छा लगा होगा नए तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए। और आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग ये सेशन यहीं समाप्त करेंगे। तो हम अभिषेक जी से पूछते हैं। अभिषेक जी, कैसा, बढ़िया रहा आपका आज का सेशन? क्या चीज सीखने मिला, इंपॉर्टेंट सवाल क्या लगा आपको? पॉपुलर सीरीज। सर वो जो सीआरपीसी का जो हेड सिटी बना है वो मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, हाँ, सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, ये ये तो मालूम। हाँ। न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में ये जो है हम्म। बना है ना। तो न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन में ये जो स्कीम बना ना, तो उसमें आपका ये सीआरपीसी चंडीगढ़ में बनाया गया, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। सर एक चीज और पूछना था सर, हाई रिस्क कैटेगरी में जो भी अकाउंट होते हैं क्या उनमें नॉमिनी नहीं होता है क्या? हाई रिस्क कैटेगरी में अकाउंट होता है, कौन बोला हाई रिस्क? देखो नॉमिनी किस में होगा, हाँ। वो होगा आपके इंडिविजुअल अकाउंट में। हाँ। ठीक है, उसमें रिस्क का मतलब नहीं है। हाई रिस्क का रिस्क मतलब नहीं है। कैटेगरी में वो ज्वेलर्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, हम्म। तो उनमें जो इंडिविजुअल छोड़ के अगर दूसरे अकाउंट होंगे, जैसे सोसाइटी के अकाउंट हैं, यानी ये सोसाइटी के अकाउंट हैं, क्लब के अकाउंट हैं, इनको हाई रिस्क में माना जाता है। तो इनमें तो आपका नॉमिनेशन नहीं होता है। लेकिन ये जो सवाल है आपका वो गलत है। सवाल ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। सवाल आपको पूछा जाएगा कि नॉमिनेशन कहाँ होता है, इंडिविजुअल अकाउंट में। एक नंबर ले लीजिए, बात खत्म, फिर बाद में निपटेंगे, है ना। ठीक है बाकी सर। हाई रिस्क ये जो सवाल है वो गलत है। ठीक। हाँ जी शंकर जी, बढ़िया। और कौन सा सवाल अच्छा लगा आपको शंकर महाराज? इन आज के सीरीज में सवाल कौन सा अच्छा लगा? सर थोड़ा नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे सारे सवाल अच्छे लगे सर। ओके, सबसे प्यारा एक आध सवाल रहता है ना जो क्लिक कर गया दिमाग में कि हाँ ये पॉपुलर सीरीज का सर सवाल। वो जो क्वेश्चन बार बार आता है ना, हाँ डेटर एंड जजमेंट डेटर, हाँ, बड़ा प्यारा सवाल है सर। बड़ा गार्नेसी ऑर्डर से। गार्नेसी ऑर्डर ना, पूरा यस इतनी सर। बार आया है, हर प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल आता है गार्नेसी ऑर्डर का। भले हम चाहते हैं कि वो गार्नेसी ऑर्डर हमारे पास आए ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर गार्नेसी ऑर्डर आए तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो अगर जब भी आपके साथ आप लोग जब गार्निश ऑर्डर मिलता है तो एक बार हमसे मैं बता दूंगा कैसे कैसे स्टेप करते हैं। उसको अच्छे से आपको निर्वहन करना होता है, नहीं तो कोर्ट का अवहेलना आपको झेलना पड़ेगा, और उसमें आपको आपको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है, सजा मिल यस सर। सकता है।
हाँ श्रीवास्तव साहब, आपको एक आध सवाल अच्छा लगा इसमें? आज 20 सवाल हम लोग चर्चा किए, और यकीन मानिए ये सवाल आने वाले हैं आपके प्रमोशन एग्जाम में। सर ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है, ये क्या पीडीएफ में मिलेगा सर? हाँ पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। सर एक बात और थी सर, फुल फॉर्म, सर फुल फॉर्म। अच्छा फुल फॉर्म चाहिए, ठीक है। Yes, आप sir. मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं फुल फॉर्म अभी दे दूंगा, ठीक है। सर जी मैं सर, फुल मैं फॉर्म भी छुट्टी चाहिए पे था सर। तो मैंने। अच्छा ठीक है, फुल फॉर्म वैसे आपको अवेलेबल कराया है, फिर आपको दे दूंगा, है ना। ठीक है। तो चलिए अब हम शंकर महाराज से इजाजत लेते हैं, और फिर नए, ये देखिए, नए सूर्योदय की ओर बढ़ते हैं। फिर नए सेशन के साथ, बचे हुए क्वेश्चन के साथ फिर आप लोगों के साथ फिर चर्चा करेंगे उन सवालों पे, और उन सवालों से सीखेंगे कि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उनका ट्रेंडिंग क्या है, उनका रास्ता क्या है। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। Yes.